हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माय सेल्फ मोहम्मद दुरैन और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने एबीटीए के सॉल्यूशन को। आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन डी को सॉल्व करने वाले हैं सेकंड टाइम। आपके लिए पहली बार है, मेरे लिए ये दूसरी बार है। एक बार रिकॉर्ड किए, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ और हम पढ़ाते चले गए, बट ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करना और ध्यान से चीजों को समझते जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन डी। सेक्शन डी का देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ बिहेवियर ऑफ गैसेस में पढ़ा है, क्या बताए थे कि एक मोल किसी भी गैस का एसटीपी पे जो वॉल्यूम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। तो हम लोग इसी को लिखते जल्दी से यहाँ पे। तो 4.1 का क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। अपने को एक बात तो बोलना भूल ही गए, 1 मोल ऑफ एनी गैस। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज कॉल्ड इट्स मोलर वॉल्यूम। इट्स वैल्यू इज 22.4 लीटर। तो इसका वैल्यू कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। इसी में देखो एडिशनल क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। तो ये रियल गैस आइडियल गैस की तरह क्यों बिहेव नहीं करता है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग दो अजम्पशन लेते हैं। पहला अजम्पशन क्या रहता है कि जो गैसेस का साइज है वो नेग्लिजिबल होता है। दूसरा अजम्पशन क्या रहता है कि जो इंटरैक्शन है, क्या अट्रैक्शन और रिपल्शन गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो नेग्लिजिबल है। तो ये दोनों अजम्पशन की वजह से रियल गैस आइडियल गैस के जैसा बिहेव नहीं करता है। तो हम लोग यही दो पॉइंट लिख देंगे, बिकॉज real gas have considerable volume, ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, बिकॉज रियल गैस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। व्हाट अमाउंट ऑफ अमोनिया क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा पेज जाना होगा, कैसे जाते हैं यार। हाँ ठीक है। व्हाट अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑफ अमोनिया एट एसटीपी। रिएक्शन किसके साथ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, तो देखो यार, तो सबसे पहले तो यहाँ पे रिएक्शन याद होना सबसे बड़ा चीज है, वो है CaOH2 प्लस अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। और ये जब रिएक्ट करेगा ना तो आपका फॉर्मेशन होगा CaCl2 का प्लस NH3 का प्लस H2O का। तो ये हो गया रिएक्शन। फिर बैलेंस करना होगा, तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए एक बार देख लेना, यहाँ पे 2 देते हैं, यहाँ पे 2 देते हैं और यहाँ पे 2 देते हैं। तो आई होप आपको एक बार देख लेना, रिएक्शन बैलेंस है। रिएक्शन आपको याद होना चाहिए और रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए, ये दो चीज आना चाहिए। और दुआ करो कि किस्मत में रिएक्शन बना बनाया दे दे तो अच्छा है। अच्छा, क्वेश्चन में और क्या दिया कि ये 11.2 लीटर, 11.2 लीटर कौन है, अमोनिया। तो 11.2 लीटर क्या है, अमोनिया। तो हम लोग सबसे पहले मोल मोल एनालिसिस के लिए क्या निकालेंगे, मोल ऑफ अमोनिया निकालेंगे, जो कि कितना आ जाएगा 11.2 गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम 22.4 डिवाइड करो, ये कितना आएगा, ये आएगा 0.5। अच्छा, हम 0.5 नहीं लिखेंगे, अभी हम लिख देते हैं 1/2। ओके, इसके बाद हम लोग मोल मोल एनालिसिस लगाएंगे। तो मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू मोल ऑफ, निकालना क्या है, निकालना है अपने को आई थिंक हाउ मच, क्या चीज, अमोनियम क्लोराइड ना, हाउ मच अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो निकालना है अपने को NH4Cl कि ये कितना होगा। इन दोनों को, इसके नीचे 2 है तो ये लिखेंगे, इसके नीचे भी क्या है 2 है तो ये लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, इसका वैल्यू है 1/2। तो मोल ऑफ NH4Cl कितना आ गया बाबू, 1/2 हो गया। मोल तो निकालना नहीं है, मास निकालना है। तो मास ऑफ NH4Cl क्या बताया गया था कि जो मोल आ जाएगा उसी को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना। तो NH4Cl का मोलर मास कितना होगा, N का आपका कितना हो जाता है बाबू, N का हो जाता है आपका 14, हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा और Cl का 35.5 हो जाएगा। तो देखो ये कितना आ रहा है, ये आपका जा रहा है 18 और 10 45 45 और 8 53.5 हो रहा है आई थिंक, 53.5। इसको कट करना और ये आ जाएगा 2675। तो ये हो जाएगा 26.75 ग्राम आंसर। तो ये क्वेश्चन को देखना, एक बार खुद से भी सॉल्व करके देखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें बोल रहा है 8.8 ग्राम ऑफ आयरन सल्फाइड रिएक्ट कंप्लीटली विद एक्सेस dilute सल्फ्यूरिक एसिड H2S इज इवॉल्व एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगेन यहाँ पे रिएक्शन लिखना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4.2 था ना, 4.2 और ये उसी का और। तो 4.2 के और में क्या है कि मेरे पास
FeS है और ये रिएक्ट किससे कर रहा है, H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। रिएक्शन करने के बाद ये दे क्या रहा है, ये अपने को दे रहा है FeSO4 और साथ में दे रहा है H2S। तो आई होप आपको पूरा दिख रहा होगा ये पूरा एंड तक। यहाँ पे FeS इधर FeSO4 है और ये H2S है। रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। रिएक्शन अच्छा इजी भी है और बैलेंस भी है। तो ये मेरे को कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 8.8 ग्राम। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल ऑफ FeS निकालेंगे, तो 8.8 ग्राम बाय मोलर मास। तो मोलर मास आयरन का कितना होता है, आयरन का आपका 56 और इसका 32, तो ये आ जाएगा 88 से कैंसिल करना बाबू, ये आ जाएगा 0.1। तो 0.1 मोल क्या आ गया, FeS का आ गया। अब फिर क्या लगाना है, मोल मोल एनालिसिस लगाना है, किसके साथ, H2S के साथ। H2S अपने को निकालना है, तो बोलेंगे ठीक है भाई, मोल ऑफ FeS इज इक्वल टू मोल ऑफ H2S, मोल ऑफ Fe, अच्छा मोल ऑफ FeS तो पता है ना अपने को, वो कितना है 0.1 और ये क्या है नहीं पता। तो मोल ऑफ H2S आ गया। मोल नहीं निकालना है, निकालना क्या चीज है, व्हाट वॉल्यूम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल है, ठीक है। एनटीपी पे अपने को वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या है, वॉल्यूम ऑफ H2S। तो हम लोग जो भी मोल आया है, मोल को 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2.24 लीटर आंसर। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आसान था, बस आपको मोल मोल एनालिसिस वाला जो केमिकल कैलकुलेशन का हम वीडियो करवाएं उसको एक बार देख लेना, आपके लिए आसानी से, आप आसानी से 3 मार्क्स गेन कर सकते हो। तो प्लीज छोटा छोटा चीज है उसको स्किप नहीं करना, पढ़ के जाओ। ओके 4.3 देखते हैं। 4.3 में क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आयरन इज इतना। ओके वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया हुआ है, तो ये 4.3 का क्वेश्चन है। यानी गामा दिया हुआ है, किसका गामा दिया हुआ है, Fe का गामा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 36 इंटू 10 का पावर -8, -8 नहीं है -6 और पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये गिवन है अपने को और पूछ रहा है कि भाई सेम चीज का पर डिग्री माइनस में क्या वैल्यू होगा और पर केल्विन में इसका क्या वैल्यू होगा। तो याद जरूर रखना कि जो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू होता है और केल्विन में वैल्यू होता है वो दोनों क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि SI यूनिट जो होता है डिग्री सेल्सियस में केल्विन में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, गामा Fe वो कितना हो जाएगा 36 इंटू 10 का पावर -6 और यहाँ पे खाली K -1 लिखेंगे। तो केल्विन वाला तो आसान था। फ़ारेनहाइट वाले में क्या करना होगा, फ़ारेनहाइट वाले में आपको 1.8 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। 1.8 फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच का रिलेशन होता है। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या बोलोगे, गामा ऑफ Fe आपका है कितना 36 इंटू 10 का पावर -6 है। इसको आपको किससे डिवाइड करना होगा, 1.8 से। तो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 18 1 18 2 10 से कितना आ गया बाबू, 20 इंटू 10 का पावर -6 और ये हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट -1। तो ये ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना कि 1.8 से आपको क्या करना पड़ता है, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। और अगर उल्टा होगा, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में आने के लिए आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन देता नहीं है, पूछता नहीं, बट ठीक है हम लोग को आइडिया तो हो गया। इसी में बोला है क्या बोला है, राइट द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा बीटा गामा के बीच में हम लोग क्या रिलेशन जानते हैं, हम लोग जानते हैं यार कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3 होता है। तो ये रिलेशन होता है, ये लिख देना, इसका भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। ओके आगे क्वेश्चन क्या दिया 4.5 विद द हेल्प ऑफ अ कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज का फिगर बना के दिखाओ। अच्छा ये क्वेश्चन आसान है, याद रखना कि कनकेव मिरर में एक ही बार वर्चुअल इमेज बनता है। वो कब बनता है, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है। सेम चीज कॉन्वेक्स लेंस पे भी बनता है। कॉन्वेक्स लेंस में भी सिर्फ एक केस है जहां पे आपका वर्चुअल इमेज बनता है। कौन सा केस है, जहां पे आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हो। तो ये चीज दिमाग में रखना, फोकस पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहा वर्चुअल इमेज, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में भी ऑब्जेक्ट रहा तब भी क्या होगा, वर्चुअल इमेज। एक मिरर में बनेगा और एक आपका लेंस में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मिरर वाला बना लेते हैं। तो थोड़ा सा हम तो भाई फ्री हैंड बना रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या करोगे, आप लोग स्केल से सुंदर सा बनाओगे और एग्जाम में तो और सुंदर सा बनाना, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास क्या है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कहीं पे, यहाँ पे नहीं लेते, काफी दूर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कहीं पे हम लोग ले लिए फोकस। और ध्यान रखना कि पोल से फोकस का जितना डिस्टेंस हो, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी क्या होना चाहिए, उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन होता है कि ये 4 सेंटीमीटर लेना, ये 4 सेंटीमीटर लेना, स्केल से मेजर करके 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे कि ये है भाई ऑब्जेक्ट। ओके अब रे डायग्राम हम लोग को बनाना है। तो रे डायग्राम में क्या है, रे डायग्राम में एक लाइन पैरेलल पहले जाता है और ये पैरेलल लाइन जब हिट करता है तो ये कहां से पास होता है, आपका फोकस से। तो इस थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो आप लोग तो स्केल से बनाओगे तो आप लोगों का एकदम स्ट्रेट बन रहा होगा। ओके तो
तो पहला हम लोग क्या किए कि लाइन पैरेलल लेके गए और वो फोकस है। दूसरा लाइन क्या होता है कि सी से जाएगा, कोई रे ऑफ लाइट सी से जाएगा ना, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस लेके कोशिश करते हैं सही से बनाने का, ठीक है। तो इस तरीके से कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रहा है, सी से जा रहा है, और ये सी से जाएगा तो देखो ये दोनों लाइट एक दूसरे को क्या करेगा, आगे इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों लाइट्स को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे थोड़ा सा यार, और ये देखना आप लोगों का स्केल का इस तरीके से कट रहा होगा। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है। डायग्राम बनाने के बाद आपको सारा पॉइंट्स लिखना है, क्वेश्चन में मेंशन करे या ना करे। तो आपको क्या क्या चीज बोलना होगा कि भाई इमेज जो है वो कैसा है, वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है बाबू, इरेक्ट होता है। ओके, मिरर कहाँ पे बना है, तो आपको बोलोगे बिहाइंड, ये मिरर बोलोगे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना है, इमेज कहाँ पे बना है, बिहाइंड मिरर। और फिर लास्ट चीज आप क्या बोलते हो, साइज के बारे में, तो ये क्या है, लार्जर। तो ये 4 पॉइंट्स आप अपने इमेज को देखोगे, देख के बता सकते हैं ना कि भाई वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है, मिरर के पीछे और लार्जर है, ठीक है। तो जल्दी से ये सारा चीज को हम लोग क्लीन अप करते हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं हम लोग। 4.5 है ना, तो 4.5 में आपको देखो क्या चीज बोल रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ एनी लाइट इज 320 mm, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। अगर उसका क्या है, बस इतना ही है क्वेश्चन। तो आपके पास वेवलेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये देखो ये सब क्वेश्चन ना आसान होता है, थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना वेवलेंथ का। 320 mm है और आपको क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। और हमेशा ये फॉर्मूला पता नहीं, बुक में शायद नहीं है, अगर आप फंडामेंटल्स फॉलो करोगे फिजिकल साइंस का तो शायद आपको उसमें वहां पे मिल रहा होगा कि स्पीड क्या होता है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है कि स्पीड जो होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है। तो अब यार स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कोई भी लाइट है ना, तो कोई भी लाइट ले लो, उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, वेवलेंथ क्या है पता नहीं, निकालना है लैम्डा इक्वल टू क्यों दे रहे हैं, लैम्डा पता है, सॉरी 320 और mm में है, तो mm को मीटर में लेके जाना होगा क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में। तो ये सब छोटा छोटा चीज है जो आपको पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 3 × 10⁸ 1000 × 320। तो ये हम आपके ऊपर थोड़ा सा कैलकुलेशन छोड़ दे रहे हैं। 4 0 सिर्फ कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 4 बचेगा और ये आ जाएगा 3 इसको कट करोगे तो देखो कितना आएगा, 32 × 10⁴ हर्ट्ज, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिर्फ आप लोग कैलकुलेट कर लेना। हम आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो काफी वक्त जाएगा, अपने पास उतना वक्त है भी नहीं, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज हम लोग को बोल रहा है, विच लेंस इज यूज्ड इन द मैग्नीफाइंग ग्लास, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव और कन्वेक्स में कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं अपने, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अगला क्वेश्चन है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट 60 डिग्री ऑन अ फेस ऑफ अ प्रिज्म। तो ये तो प्रिज्म का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा बनाते हैं। तो यार ये हम लोगों के पास एक प्रिज्म हो गया, एक रे ऑफ लाइट देखो इस तरीके से इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होते ही वहां पे क्या बनता है, एक नॉर्मल बनता है, और ये हो गया अपने को 60 डिग्री। आगे क्वेश्चन में बोला है कि ऑन फेस ऑफ अ प्रिज्म एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री। तो प्रिज्म का एंगल कितना है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म हमेशा टॉप वाला होता है। लाइट अंदर से कैसे ट्रैवल करेगा, लाइट इस तरीके से यहाँ से जाएगा और जाने के बाद जिस पॉइंट पर टकराएगा अगेन उस पॉइंट पे क्या बनेगा, एक नॉर्मल फॉर्म होगा, ठीक है। और फिर लाइट क्या करेगा, बेंड कर जाएगा, लाइट इस तरीके से बेंड कर जाएगा। इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एमर्जेंट बोलेंगे, ठीक है। डेविएशन कहां से आता है, तो ये लाइट जो जा रहा था और ये जो लाइट जा रहा है, इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं। तो थोड़ा सा डायग्राम गंदा है, आई एग्री कर रहे हैं, छोटा भी है, बट यही है डायग्राम, ठीक है। तो आप बुक से रेफर कर सकते हो इस डायग्राम को। ओके, तो क्वेश्चन में ये मेंशन है। अच्छा, डेविएशन भी अपने को दे दिया है क्वेश्चन में कि डेविएशन का वैल्यू कितना है बाबू, 30 डिग्री। अपने को क्या निकालना है, ई निकालना है। फॉर्मूला याद है, आसानी से बनेगा। डेविएशन का फॉर्मूला होता है आई प्लस ई माइनस ए। आई थिंक यही फॉर्मूला है मेरे को जहां तक याद है। तो डेविएशन का वैल्यू हो गया 30 डिग्री, आई का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री, ई पता नहीं है, ए का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, माइनस कर लो। 30 इज इक्वल टू 30, 60 माइनस 30 इज 30 प्लस ई, 30 इधर आएगा माइनस 30, यानी ई का वैल्यू कितना आया, 0 आया। अच्छा, क्वेश्चन में क्या ई का वैल्यू फाइंड करने को बोला था, बोला प्रूव दैट द रे ऑफ लाइट एमर्ज फ्रॉम द सेकंड फेस इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोला, यानी ये जो ई है ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। थोड़ा सा देखो यहाँ पे हम चीज समझा रहे, इस लाइन को समझो, ये वाला जो लाइन है बनाए और लाइट परपेंडिकुलर निकलना है, तो लाइट क्या होगा, लाइट इस तरीके से निकलेगा,
ये जो हम लाइट का डायरेक्शन बनाए हैं इधर, ये ऐसे नहीं होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होगा, बात समझो हम क्या चीज समझाना चाहिए, ये परपेंडिकुलर होगा। जो भी लाइट इंसिडेंट होता है वो खुद क्या बनाता है, परपेंडिकुलर, वो नॉर्मल वहां पे बनाता है ना, नॉर्मल क्या होता है, खुद परपेंडिकुलर। और जो हम लोग इमर्जेंट एंगल मेजर करते हैं, ये इमर्जेंट रे क्या होता है, ये इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल होता है। तो अगर ये लाइट यहां से मुड़ के, ये मुड़ जाए और मुड़ के कैसा हो जाए, ये सीधा हो जाए, तो मेरे को बताओ कि एंगल कितना फॉर्म होगा। एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री फॉर्म होगा, यानी ये 0 डिग्री आने का मतलब ही हो गया कि इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये इमर्जेंट रे आपका क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी इमर्जेंट रे 0 डिग्री फॉर्म करता है, इसका मतलब क्या चीज हो गया कि वो इमर्जेंट रे परपेंडिकुलर है। ओके, परपेंडिकुलर। क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, हाँ, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। अब यहां पे ध्यान दो, तो ये है तुम्हारा आई और ये है तुम्हारा आर, R1, ठीक है, और इधर क्या है, R2 है। अब एक रिलेशन और पता होना चाहिए, जो क्या है, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये होता है A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। जो डेरिवेशन किए होगे वहां पे आप लोग देखे होगे। A का वैल्यू तो अपने को पता है, R1 चाहिए, R2 का वैल्यू कितना है, देखो R2 का वैल्यू, यार ये परपेंडिकुलर निकलेगा तो ये लाइट ऐसे थोड़ी ना आएगा, ये जो लाइट इधर से ऐसे आ रहा है ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर फॉल होगा। तो यहाँ पे R1 का वैल्यू और R2 का वैल्यू, सॉरी R2 का वैल्यू और E का वैल्यू दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये नोट में कहीं पे लिख के रखो कि जब इफ इमर्जेंट रे 0 डिग्री होगा, देन जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, सेकेंड रिफ्रैक्शन, वो कितना होगा, वो भी 0 डिग्री होगा। E का वैल्यू 0 होने से R2 का वैल्यू भी कितना होता है, 0 होता है। ये MCQs में भी पूछा जा सकता है, तो इसको कहीं पे लिख के रखो। तो ये 0 हो गया, तो R1 का वैल्यू कितना आ गया होगा, 30 डिग्री हो गया। तो अब अपने को तो सब पता है, साइन आई का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, इसका वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन 60 इज √3/2 और नीचे में क्या आ जाएगा, 1/2 देने के, अच्छा ऊपर चला गया तो ये यहाँ से कट गया, ये का वैल्यू कितना आ गया, √3। आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो थोड़ा सा था न्यूमेरिकल्स, था अच्छा न्यूमेरिकल्स था, बट ठीक है, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को एक दो देख लो। ओके, एक स्पीड ऑफ लाइट वाला न्यूमेरिकल भी देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या दिया हम लोगों को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मिस यूज इन अ बल्ब विद अ फिलामेंट टाइप, एक्सप्लेन। बोला जो फिलामेंट टाइप का बल्ब होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, मिस यूज हो जाता है। तो यार जाहिर सा बात है, मिस यूज होना ही है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो फिलामेंट वाला होता है, फिलामेंट वाला कौन सा बल्ब, फिलामेंट यानी ये वाला बल्ब, ये वाला जो बल्ब हम लोगों के पास हुआ करता था, ठीक है। तो इस तरीके वाला जो बल्ब होता था, ये बल्ब में क्या होता है कि फिलामेंट बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं वो लाइट प्रोड्यूस करने के लिए दे रहे हैं। तो मेरा जो लाइट प्रोड्यूस करने की जगह है वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या चीज में यूज कर ले रहा है, हीट प्रोड्यूस करने, जो मेरे किसी काम का है नहीं, तो वो क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो हम लोग बोलते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 4.6। ओके, 4.6 में हम लोग क्या चीज बोलेंगे, यहाँ पे नहीं, यहीं पे लिख देते हैं, द फिलामेंट bulb produces more heat instead of light, which is misuse of energy। तो ज्यादा कुछ बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना लिख देंगे काफी है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कहाँ गया यार क्वेश्चन, हाँ, विच लैम्प इज मोस्ट एनर्जी कंज्यूम, सबसे ज्यादा कौन सा एनर्जी कंज्यूम होता है, यही फिलामेंट वाला, ठीक है। फिलामेंट के बाद क्या आया था, फिलामेंट के बाद आया था हम लोग के पास फ्लोरेसेंट लैम्प। फ्लोरेसेंट लैम्प में वो मर्क्यूरी का ट्यूब वगैरह होता था, उसमें हम लोग मर्क्यूरी यूज करते थे, जो कि टॉक्सिक भी होता था। और उसके बाद फिर आज हम लोग एलईडी लाइट इस्तेमाल करते हैं, आपके भी घर में एलईडी लाइट हो गई। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि इसको इनकैंडेसेंट लैम्प बोलता था, इनकैंडेसेंट लैम्प यूज मोस्ट ऑफ द एनर्जी। ओके, इनकैंडेसेंट लैम्प। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 4.7 का, जिसमें बोल रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ट्वाइस दैट ऑफ द अनदर कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर इज सेम। क्वेश्चन आसान है, बस इसको आप दो केसेस में करके सॉल्व करना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे केस 1 और दूसरा हम लोग बनाएंगे यहाँ पे केस 2। केस 1 में हम लोग को रेजिस्टेंस बता दिया, R1 का वैल्यू क्या है, R है। केस 2 में जो हम लोग को बताया कि R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा ना। कौन किसका ट्वाइस है यार, कॉल आ रहा है। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज ट्वाइस दैट ऑफ द अनदर कंडक्टर, ये रेजिस्टेंस उसका ट्वाइस है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर
इज ट्वाइस ऑफ द अनदर कंडक्टर। तो पहला अनदर कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस आ रहा है तो पहले वाले का कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा, और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 का वैल्यू भी V है और V2 का वैल्यू भी V है और अपने को क्या निकालना है, दोनों में ये करंट का रेशियो निकालना है। आई थिंक करंट का रेशियो ही निकालना है क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द करंट। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, V1 इज इक्वल टू I1 R1। V1 का वैल्यू कितना है, V है, I1 का वैल्यू अपने को पता नहीं, R1 का वैल्यू कितना है 2R। यहाँ पे V2 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू R2। V2 का वैल्यू कितना है V है, I2 का वैल्यू इस बार भी पता नहीं और R2 का वैल्यू कितना है R है। दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ ऑफ देम। तो दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, V बाई V, इधर हो जाएगा I1 2R I2 R, V से V कैंसिल, R से R कैंसिल, तो ये क्या है 1 इज इक्वल टू 2I1 बाई I2। ये 2 क्या होगा, इधर गिर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 इज इक्वल टू I1 बाई I2। तो यहाँ से रेशियो आएगा I1 इज टू I2 का 1 इज टू 2। तो आई होप आपका 1 इज टू 2 आएगा। अगर कोई बच्चा वहां पे 2R लेगा, यहाँ पे R लेगा, तो उसका रेशियो क्या आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। ठीक है, तो रेशियो आगे पीछे हो सकता है, इतना ध्यान रखना। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया इसी का और का, टंगस्टन फिलामेंट लैंप है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है और करंट 3 एम्पियर है। तो यहाँ पे कर देते हैं, ये 4.7 था, 4.7 था और ये 4.7 का और है, जिसमें क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी V का वैल्यू 12, D का वैल्यू 12 वोल्ट है और I का वैल्यू क्या हो गया हमको 3 एम्पियर है। और मेरे को क्या निकालने बोला है, मेरे को क्वेश्चन में रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने बोला है और पावर का वैल्यू निकालने बोला है। इट इज अ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको फार्मूलास याद है, एक रिकमेंडेशन यहाँ पे है। रिकमेंडेशन ये है कि जितना भी फार्मूला है वो सारा फार्मूला फिजिक्स का एक पेज आप लोग लिख के रखो। एग्जाम से पहले सारा फार्मूला देख के जाना है, सारा फार्मूला देख के जाना। हम कोशिश करेंगे कि सारा फार्मूला आपको लिख के प्रोवाइड कर दे ताकि आप उसको देख लो, क्योंकि क्वेश्चन देख लो फार्मूला बेस्ड कितना क्वेश्चन आता है। तो अगर आप फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी बना देते हो 3-3 मार्क्स का, 4 क्वेश्चन बनाते हो 12 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला एकदम सारा याद करके जाना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ओम्स लॉ का इस्तेमाल कर लेंगे, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे V का वैल्यू हो जाएगा 12, I का वैल्यू 3 और R का वैल्यू अपने को निकालना है। 3 1 3 4 तो यहाँ से R का वैल्यू कितना आ गया बाबू 4 ओम। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है। और दूसरा क्या, पावर का भी फॉर्मूला है, हम लोग को पता होना चाहिए। पावर इज इक्वल टू VI। तो पावर पता नहीं कितना है 12, I का वैल्यू कितना है 3 है, तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा 12 3 36 वाट। तो ये हो गया हम लोगों का दूसरा आंसर। तो 4.7 का और तो काफी आसान क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा कुछ तो था नहीं। तो जल्दी से हम इसको भी रब अप कर लेते हैं, तब तक आप लोग जो भी कॉपी करना है देख लो एक बार। ठीक है, ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4.8 देखो क्या बोल रहा है, न्यू एलिमेंट इज क्रिएटेड व्हेन अल्फा रे एमिटेड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जबकि गामा रे एमिट होता है रेडियो एक्टिव से, तो कोई नया एलिमेंट नहीं बनता। तो यार हम लोग को इसका आंसर पता है 4.8। यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन अल्फा पार्टिकल emitted mass number decreased by 4 and atomic number decreased by 2, which form new element। यहां से क्या बनता है, नया एलिमेंट बनता है। बट की जगह while लिखो, while गामा पार्टिकल emitted no change in nucleus, so no new element will form। ठीक है, तो ये हम लोग इसका आंसर लिख रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल जब भी निकलता है तो मास नंबर 4 घटता है और एटॉमिक नंबर 2 घटता है, जिसकी वजह से एक न्यू एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है। जबकि गामा रे एमिट होता है तो किसी भी तरीके का चेंज न्यूक्लियस में नहीं आता है, तो कोई भी नया एलिमेंट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 4.8 में। अच्छा, उसी में एक और क्वेश्चन है, बोल रहा है कि रेडियो एक्टिव एक्सप्लेन राइट वन यूज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का क्या यूज है, मेडिकल में यूज करते हैं भाई, केमोथेरेपी में इस्तेमाल करते हैं, फिर हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एटम बम में इस्तेमाल करते हैं, ये मत लिख देना। ठीक है, बट एटम बम में भी इस्तेमाल होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का ही ना यूज होता है यूरेनियम का बम बनाने के लिए। ठीक है, बट ये सब मत लिख देना। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है 4.9, यूज नहीं लिख रहे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंक्लूजन ऑफ मोज़ेलिस एक्सपेरिमेंट। मोज़ेली क्या एक्सपेरिमेंट किया था, मोज़ेली के एक्सपेरिमेंट से ये पता चला था कि एटॉमिक, ये कितना है 4.9
9 है, 4.9 है, ये उसी का और है ना, 4.9 है। एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी था। और बोला व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट इन द स्पेस ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो ये एक नया पीरियोडिक टेबल फॉर्मेशन किया था, ये इसका इंपॉर्टेंस था। और ये भी बोला था कि अपना नया पीरियोडिक लॉ दिया, तो वो नया पीरियोडिक लॉ लिख देना कि ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो वहां पे ये आंसर कर सकते हो। ओके, इसी में बोला है कि और में व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट, तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब ऐसा क्वेश्चन है बाबू जो रिपीट होता ही होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या था? आयनाइजेशन एनर्जी था कि भाई एक एटम से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron from outermost ऑर्बिट, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, उसी क्वेश्चन में क्या बोला है? अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में LiBKNa। अच्छा, यहाँ पे एक गलती हो सकता है बच्चे लोग से, देखो सबसे पहले तो यार LiBKNa ये सब क्या है? एक ही ग्रुप का है, एक ही ग्रुप का है, तो ग्रुप वाइज सबसे पहले सजा लो। तो सबसे पहले ग्रुप वाइज सजा लेते हैं, तो लिथियम आएगा, लिथियम के बाद सोडियम आएगा, सोडियम के बाद पोटेशियम आएगा, पोटेशियम के बाद रुबिडियम आएगा, हेलिनिया की रबड़ी सब्स्टिट्यूट। ओके, अब इसमें मेरे को आयनाइजेशन एनर्जी को सजाना है। तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता था, और अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। तो ये टॉप टू बॉटम है, तो यहाँ पे डिक्रीज होगा, तो जो सबसे नीचे होगा वहां पे क्या होगा? सबसे कम होगा। तो यानी इन दोनों में सबसे कम किसका होगा? इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। इन दोनों में इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। इन दोनों में इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। बट ये ऑर्डर सही नहीं है। अगर कोई बच्चा ऐसे लिख के आएगा तो उसका 1 मार्क्स कटेगा। वहां पे बोला है कि भाई आंसर किसमें लिखो? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, है ना? कहाँ गया? हाँ, इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग का मतलब होता है पहले छोटा फिर बड़ा, तो सबसे छोटा कौन है? ये है। तो आपको लिखना होगा RB, उससे बड़ा K, उससे बड़ा Na, उससे बड़ा Li। जबकि ये भी आप लिखे सही हो, ये ड्रॉ सही किए, बट आपको इस ऑर्डर में लिखना है। दिस इज द करेक्ट वे टू राइट दिस आंसर। ओके, तो ये सब छोटा छोटा चीज है जहां पे मार्क्स कटता है, बच्चे लोग को समझ में भी नहीं आता है। राइट टू डिफरेंस बिटवीन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मेटल कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट में क्या दो डिफरेंसेस था? जल्दी बता दो भाई। हाँ, हमें बताएं। 4.10 है, 4.10। तो भाई जो मेटेलिक कंडक्टर होता था, यहाँ पे मेटल लिख दे रहे और यहाँ पे हम लिख दे रहे इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो इसमें क्या होता था? केमिकल रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन ना, इसमें होता था नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। इसमें किसी भी तरीके का केमिकल रिएक्शन नहीं होता। इसमें क्या होता था? केमिकल रिएक्शन होता है। तो इसमें हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है। दूसरा क्या चीज था? इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल। पूरा नहीं लिखे थे, थोड़ा सा आप लोग लिख लेना। और इसमें क्या होता था? आयॉन्स रिस्पॉन्सिबल। इसमें इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें क्या होता था कि आयॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता था फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और डिफरेंसेस क्या था कि इसमें कोई मास का चेंजेस नहीं होता था। इसमें मास क्या होता था? एक जगह डिक्रीज होता था, दूसरी जगह इंक्रीज होता था। भाई कैथोड के पास क्या होता है? इंक्रीज होता है, और एनोड के पास क्या होता था? डिक्रीज होता था, ठीक है। तो ये छोटा छोटा चीज है, लिख सकते हो। और क्या 4 पॉइंट हो गया? इसी में और कुछ है? राइट टू डिफरेंसेस लिख दिया। अच्छा, वहां फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस व्हाट इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज अ इम्प्योर कॉपर मेटल। इम्प्योर कॉपर मेटल पे क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? अरे भाई, इम्प्योर कॉपर तो ऐसा कुछ बोल के होगा नहीं। यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि एनोड पे क्या होगा? एनोड पे आपका इम्प्योर कॉपर इस्तेमाल होगा। इम्प्योर कॉपर यानी ये कहीं ना कहीं एनोड के बारे में बात करें। इम्प्योर कॉपर क्या इस्तेमाल होगा? एज एन एनोड इस्तेमाल होगा, ठीक है। और कैथोड में क्या इस्तेमाल होता है? कैथोड में आपका प्योर कॉपर इस्तेमाल होता है, प्योर कॉपर, ठीक है, प्योर कॉपर। ओके, ये याद रखना बाबू। ये थोड़ा सा क्या होता है? थिक होता है, क्योंकि लॉस होगा। और ये थोड़ा सा क्या होता है? थिन होगा। तो ये थिक और थिन पे भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है।
4.11 देखो क्या बोल रहा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अब यहाँ से आ गया इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहीं पे फंसते हैं। तो 4.11, तो अमोनिया का प्रिपरेशन तो बहुत आसान है भाई, अमोनिया का प्रिपरेशन। तो अमोनिया का प्रिपरेशन का रिएक्शन क्या है, रिएक्शन बताओ, रिएक्शन की स्पेलिंग सही लिखिए सर, नहीं अभी हम सही स्पेलिंग के बारे में नहीं सोच सकते। N2 + H2 gives NH3, बस इतना ही होता है, N2 + H2 इज इक्वल टू NH3, और यहाँ पे शायद आयरन एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। अच्छा, रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लिए। क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में कंडीशन भी पूछा कि क्या क्या कंडीशन होता है। तो कंडीशन क्या होगा, एक टेम्परेचर का कंडीशन है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लगभग आपका 400 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कुछ बुक में 400 से 500 भी होता है, तो वो देख लोगे तुम लोग। दूसरा होता है प्रेशर का कंडीशन कि ये 250 ATM से आई थिंक 300 ATM, तो ये भी देखना बुक में, किसी में 250 से 300 है, किसी में 200 से 250 है। और लास्ट में कैटलिस्ट के तौर पे क्या इस्तेमाल होता है, तो कैटलिस्ट के तौर पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, आयरन को इस्तेमाल करते हैं, Fe को इस्तेमाल करते हैं, Fe मींस आयरन को इस्तेमाल करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी का क्या, और का, राइट द केमिकल इक्वेशन विद द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भाई, प्रोसेस का नाम याद रखना, कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसमें 3-4 स्टेप्स है बाबू, तो स्टेप करके हम लिखा दे रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या लेना होता है, आपको सल्फर लेना होता है और उसको ऑक्सीजन के साथ हीट कर देना पड़ता है, और इससे क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो सल्फर ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा हीट देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, इस SO2 को लेकर अगेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते थे, और इस बार क्या बनता है, SO3। हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं केमिकल इक्वेशंस को, बस हम सिर्फ लिख दे रहे हैं, SO2 है, ऑक्सीजन और SO3। आपको रिएक्शन बैलेंस करना, तो थोड़ा सा देखो भाई, यहाँ पे 2 दो, यहाँ पे 3 दो, यहाँ पे 3 दोगे, यहाँ पे कुछ और दो, 6 हो गया ना, हाँ, तो यहाँ पे 2 दो, यहाँ पे 2 दो, तो देखो ये 4 ऑक्सीजन, हाँ, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। पहले भी तो बैलेंस था तब, नहीं, यहाँ पे 3 × 6, 2 × 4, ये तो 8 हो गया ना भाई, तो यहाँ पे कुछ मत दो। अब रिएक्शन बैलेंस है, 2 सल्फर 4 6 ऑक्सीजन, हाँ, रिएक्शन अब बैलेंस है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत बैलेंस वगैरह वाला चीज देखना, ठीक है। अगला स्टेप में क्या होता है, स्टेप 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पे जो आपके पास SO3 होता है ना, SO3 को हम लोग डायरेक्ट पानी के साथ रिएक्ट करवा के क्या बना सकते हैं, हम लोग H2SO4 बना सकते हैं। बट इस चीज को नॉट प्रिफरेबल कहा जाता है, नॉट प्रिफरेबल। अब इसको नॉट प्रिफरेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि SO3 और H2SO4 जब रिएक्ट होगा और H2SO4 बनेगा, तो ये बहुत अनकंट्रोल्ड मैनर में बनेगा, यानी ये पूरा ना क्या होगा, फैल जाएगा, पूरा बिखरने का डर रहता है, मिस्ट एकदम पूरा फॉर्म कर देता है H2SO4 का मिस्ट। और H2SO4 अपने आप में एक बहुत भयानक केमिकल है, बहुत ज्यादा डेंजरस केमिकल है। H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है, H2SO4 इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन है व्हाट इज द विच केमिकल इज नोन एज अ किंग ऑफ केमिकल, आंसर इज H2SO4। तो H2SO4 अपने आप में क्या है, बहुत ज्यादा भयानक है, और हम लोग नहीं चाहेंगे कि SO3 को पानी में मिला दे और एक ऐसा क्लाउड बन जाए या ऐसा पूरा एटमॉस्फेयर बन जाए जहां पे H2SO4 पूरा छाया हुआ हो। तो हम लोग इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे H2SO4 को H2SO4 में SO3 को H2SO4 में 98% H2SO4 का कंसंट्रेशन लेते हैं और उसमें एब्जॉर्ब करवा देते हैं। SO3 एब्जॉर्ब होता है और SO3 क्या बना देता है, SO3 आपको ओलियम बना के देता है, H2O7। तो ये क्या है, ओलियम है, इसको शायद पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है, इसको पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम बोलना, फेमस नाम क्या है, ओलियम है। तो ये इस तरीके से H2SO4 बनता है। बाद में इस H2SO4 स्टेप 4 ये मैंडेटरी नहीं है बट ठीक है, H2O7 में हम लोग बाद में पानी मिलाते हैं और उसके बाद फिर H2SO4 बनाते हैं। जितना H2SO4 चाहिए, जैसा कंसंट्रेशन में चाहिए वैसा बना। तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा सेफ तरीका होता है। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ वी प्रिपेयर H2SO4 इन इंडस्ट्री बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ओके, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हाइड्रोकार्बन इन अ स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट रिएक्ट विथ Cl2 प्रोड्यूस मिथाइल क्लोराइड। और बताओ कि पहला स्टेप लिख दो और बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दो, राइट ऑल्सो द हाइड्रोकार्बन का यूज भी बता दो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो कितना बड़ा चढ़ा करके दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे था। सब्स्टिट्यूशन एक ही हम लोग पढ़े हैं, मीथेन के साथ पढ़े हैं, ठीक है। तो मीथेन, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है आपका 4.12। 4.12 में आप मीथेन लो, मीथेन में क्या करो, Cl2 ऐड करो और ये आपको क्या बना के देगा, ये आपको बना देगा CH3Cl और साथ में बनेगा बाबू HCl। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो ये है HCl,
CH3Cl और उसके बाद HCl। अच्छा यहाँ पे यूज क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सनलाइट यूज करते हैं। कुछ कुछ बच्चा लोग यूवी लाइट भी लिखता है, तो यूवी लाइट लिखने से भी चलेगा और ये भी सनलाइट लिखने से भी आपका वहां पे चलेगा क्वेश्चन में। और रिएक्शन तो लिख दिए। रिएक्शन लिखने के बाद बोला आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल किया बाबू, इसका नाम बता दो। तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए, आंसर क्या है, मीथेन। ओके, इसका यूज भी बताना है, तो यूज क्या है, यूज एज फ्यूल इन होम फॉर खाना बनाओ। तो खाना बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, CH4 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन था सिंपल सा। 4.12 का और 4.12 का और क्या यहाँ पे हो जाएगा, कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं होगा। 4.12 का और 4.12 पे और में क्या बोल रहा है, राइट द बैलेंस इक्वेशन कंडीशन। कंडीशन भी लिखना है, इक्वेशन भी लिखना है। एडिशन रिएक्शन ऑफ एसिटाइलिन विथ हाइड्रोजन। तो यार एसिटाइलिन ये सिंपली ना, ये भी एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन आपका क्या था, C2H2 एसिटाइलिन ये होता है और इसमें आप हाइड्रोजन ऐड कर दोगे। तो हाइड्रोजन जैसे ही ऐड करोगे C2H2 हाइड्रोजन को लेके क्या बना लेगा, C2H4 बना लेगा। कुछ नहीं, बस ये हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। अच्छा यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन के तौर पे आपको निकल को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ता है और इसको थोड़ा सा हीट तो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप 1 पे होता है। स्टेप 2 में यही जो प्रोडक्ट है C2H2 अगर एक्सेस में है, हाइड्रोजन एक्सेस में होना चाहिए। तो अगर हाइड्रोजन एक्सेस में है तो ये स्टेप यहाँ पे खत्म नहीं होगा, ये एक स्टेप और आगे जाएगा और वहां पे क्या होगा, C2H6 यानी मीथेन का फॉर्मेशन होगा। तो पहले इथाइलिन से इथेन बनेगा और इथीन बनेगा और इस इथीन से फिर क्या बनेगा, इथेन बनेगा। ओके, तो दिस इज द वे हाउ इट वर्क। एंड राइट ऑल्सो एंड यूज ऑफ LPG। तो LPG का क्या भाई, LPG का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल और व्हीकल। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर सेक्शन डी लॉन्ग क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग सॉल्यूशंस किए हैं। तो एक बार इन सभी क्वेश्चंस को देख लेना, किस तरीके से आंसर लिखा जा रहा है। बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके नहीं लिखा जा रहा है, टू द पॉइंट, जो पूछ रहा है बस उतना बताना है, जो रिएक्शन पूछा वो रिएक्शंस बताना है, तो बस इतना ही है, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे इसका जो सेकंड पेपर था उस पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। बहरहाल इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन भी था जो आपके बोर्ड्स एग्जाम में आ सकता है और लगभग इसी लेवल पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसी लेवल पे आप लोग तैयारी करते रहो, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।